हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी रेगुलेशन क्लास रहेगी 85, जो कि वाइंडिंग रोप और एटीसी, मतलब इसके अलावा जो भी बात आएगी वो वाइंडिंग रोप के रेगुलेशन में आएगी। रेगुलेशन नंबर 85, वाइंडिंग रोप एटीसी। एक बात रखनी थी आप सभी के बीच कि कुछ हमारे मित्र हैं, एज ए फ्रेंड लिस्ट हमारी बहुत कम है, बट जितने भी है काफ़ी अच्छे और टैलेंटेड बंदे हैं। तो मैंने उनको वीडियो शेयर करा था कि भाई आप इसे ज़रा देख के बताओ कि एज ए मैं समझाने लायक बातें रख पाता हूँ या नहीं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि नहीं, टीचिंग स्किल तुम्हारी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है, बीच बीच में मोटिवेशन स्पीच रखा करो। तो एज ए मोटिवेशन के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। बंदे को आप कितनों भी मोटिवेट करने के लिए आप स्पीच दे दो, बट वो तब तक मोटिवेट नहीं हो सकता जब तक कि उसे यहाँ चोट ना लगे। एक समय आएगा जिस बंदे को मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस समय वो ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएगा और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेगा। जैसे कि बचपन में मेरे को गार्जियन या फिर अपने जो बड़े लोग होते हैं अपने से सारे बंदे प्रेशर डालते थे या फिर पढ़ने के लिए बोलते थे कि भाई पढ़ाई करो, ये करना है, वो करना है, दिस दैट। लाइफ आई है, कुछ करके दिखाओ। कब तक किसी का सहारा बन के जियोगे। तो उस समय हमें बातें थिंकिंग समझ में नहीं आती थी कि जो भी है, फिर भी एज ए दिखावा के लिए हम लोग बैठ जाते थे पढ़ने के लिए, और जैसे ही गार्जियन सामने से बाहर निकल जाते थे तो हम लोग बस किताब को भी फोल्ड करके मस्ती। तो कहने का मतलब है कि उस वक्त हमारा मैच्योरिटी या फिर हमें चीज़ों की समझ नहीं रहती थी। दैट्स वाई हम लोग उस वक्त गार्जियन की बातों को इग्नोर करते थे। बट एक सटीक एज आ जाने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है और पढ़ना क्यों है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी बंदा, आप उसको मोटिवेट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि यहाँ से वो मोटिवेट ना हो जाए। यानी कि और यहाँ से मोटिवेट होने के लिए एक सही समय आता है, एक समय आता है जब उसे ठोकर लगती है या फिर पछतावा होता है, ऑटोमेटिक वो बंदा मोटिवेट होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब रेगुलेशन देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है एक्सेप्ट इन सिंकिंग शाफ्ट। मतलब सिंकिंग शाफ्ट को छोड़ के, अगर कोई सिंकिंग शाफ्ट है, मतलब हम लोग शाफ्ट प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हुई है, बस हम लोग बना रहे हैं। कोई भी शाफ्ट अगर हम लोग बना रहे हैं और उसकी जो डिप है वो लेस देन 30 मीटर है, ठीक है, लेस देन 30 मीटर है, तो ऐसे केस में आपको कोल कोल ड्राउन स्टील वायर का यूज करना है। कोल ड्राउन स्टील वायर का यूज करना है। ये कोल ड्राउन स्टील वायर क्या होता है? एक तरह से रोप है, एक तरह से वायर है, ठीक ना। जो कि स्टील वायर है तो ओब्वियसली स्टील की बनी होगी। बट जितने भी रोप की क्लासेस या फिर वायर की क्लासेस होगी, हम लोग डीजे देशमुख की क्लासेस में देखेंगे। अभी हम लोग का उद्देश्य है रेगुलेशन को याद करना या फिर रेगुलेशन को समझना। तो कहता है पहला, सिंकिंग शाफ्ट में विद इन लेस देन 30 मीटर्स, उस केस में हमें स्टील वायर रोप यूज करना है, एक्सेप्ट इन सिंकिंग शाफ्ट। ओके। इसके बाद नॉन स्पैनिंग टाइप रोप। मतलब नॉन स्पैनिंग, आप स्पैनिंग मतलब जो एक मिनट, स्पैनिंग मीन्स मैं बोल रहा हूँ शायद जोड़ना होता है या फिर रोलिंग करना होता है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? नॉन स्पैनिंग टाइप रोप। स्पैनिंग मीन्स
होता है यूं कि घुमा हुआ या बांधा हुआ या फिर बांधना। आपने अगर रस्सी देखा है जो गांव देहात की रस्सी रहती है, वो आप देखिएगा कि सीमेंट के बोरे से उस एक एक सीमेंट की बोरे की जो पार्ट्स निकालती है, ऐसे आप उसे धागा बोलिए या धागा नहीं बोल सकते, वो तो प्लास्टिक की होती है, तो आप समझ लीजिए कि वो सीमेंटेड वाली बोरे से एक एक करके उसको चुन के बाहर निकालते हैं, फिर उसको जॉइंट करके हम लोग घुमा घुमा के रस्सी बनाते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी है कि नन स्पैनिंग टाइप रोप यूज नहीं करेंगे, यानी कि नन स्पैनिंग टाइप का रोप यूज नहीं करेंगे। नन स्पैनिंग आप समझिए कि ये हमारा रस्सी है, ठीक है, ये हमारा रस्सी है या रोप है। तो ये जो घुमा हुआ है ना, ये स्पैनिंग है, घुमा हुआ, इंग्लिश में इसको स्पैनिंग कहते हैं, मतलब घुमा हुआ। ऐसे जो ऐसे जो घुमा के रस्सी या रोप होती है ना, उसमें लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब उसे तोड़ना आसान नहीं है। और यही चीज़ एज ए सिंपल सिंपल ऐसे रस्सी रहे, सीधा रस्सी रहे, तो इसमें लोडिंग कैपेसिटी बहुत कम रहती है। तो यही पॉइंट ये कहता है कि नन स्पैनिंग टाइप रोप यूज नहीं करेंगे, इस तरह की रोप यूज नहीं करेंगे, जो सीधी रोप हो वो यूज नहीं करेंगे। आप अगर किसी ब्रिज या फिर किसी हाँ एग्जांपल ले लेते हैं, हावड़ा ब्रिज। कोलकाता में अगर कोल इंडिया की जो CIL की जो हेडक्वार्टर होती है कोल इंडिया, वो कोलकाता में है। तो कोलकाता अगर में भी जाते वक्त अगर नोटिस किया होगा, तो वो जो हावड़ा ब्रिज होती है, वो हावड़ा ब्रिज सेम इट इज स्पैनिंग रोप है, वो नॉन स्पैनिंग रोप नहीं है। स्पैनिंग रोप यानी कि स्पैनिंग स्टील वायर रोप है। उसमें उसमें जो रोप है वो एक दूसरे से घुमा हुआ है, घुमा हुआ है। क्यों ऐसा घुमा हुआ है? सीधी रोप भी यूज कर सकते थे ये वाली, तो ऐसा इसलिए यूज करते हैं घुमादार रोप, क्योंकि उसमें लोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। एंड अगर किसी टाइम ये रोप टूटने के कगार में आ जाए, तो ये कहीं भी टूट सकता है। ऐसे कहीं भी टूटने का कगार में अगर आ जाए, तो ये ज़्यादा लोड आ जाने पे कहीं भी टूट सकता है। बट इन स्पैनिंग रोप आप समझिए कि ये मेरा स्पैनिंग रोप है, बांधा हुआ रोप है, तो ये जो टूटता है ना, तो पूरी पूरी नहीं टूटती है, ये कभी भी बीच में ब्रेक नहीं होती है। ये कैसे टूटती है? अगर थ्री थ्री सेवन सेवन स्ट्रैंड की रैपिंग है। रोप कैजुअली बहुत टाइप्स के होते हैं, मैं DJ देशमुख की क्लासेस में पढ़ाऊंगा। सपोज डैट ये सेवन स्ट्रैंड वाली रोप है, ठीक है। 7 स्ट्रैंड मीन्स कि एक बीच में कोर रोप होता है, कोर रोप स्टील की, और इसी के बीच इसी के चारों तरफ 6 टाइप का रोप घुमावदार होता है, ठीक है। और इसी पे स्ट्रेन किया हुआ रहता है, मतलब बांधा हुआ रहता है। तो जब भी अगर टूटने की कगार पे ये कभी केस आता है, तो पार्टिकुलर इंडिविजुअल एक एक रोप टूटेगा, यानी कि ये स्ट्रेन अगर टूटता है, पहला वाला स्ट्रेन टूटता है, तो एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा। एंड एक्सीडेंट होने से हमें बचाने का संभावना इसमें बहुत रहती है, क्योंकि जब भी रोप क्रैक आती है तो सिंगल स्ट्रेन में क्रैक आएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये रोप अब टूटने वाला। उसके बावजूद भी एक रोप टूटता है, एक स्ट्रेन टूटता है, तो दूसरा दूसरा मतलब बाकी स्ट्रेन में लोड लोड ज़्यादा आ जाती है, तो उस केस कंडीशन में ये सेकेंड सेकेंड स्ट्रेन वाला टूटेगा, फिर
थर्ड स्ट्रेन वाला टूटेगा और फिर फोर्थ स्ट्रेन वाला टूटेगा और फिर जो 6 इसी तरह 7th टैप में आएगी तब जाके वो पूरा टूटेगा, ठीक ना, यानी कि क्रैक यानी कि ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम एग्जामिन करेंगे जो भी डेट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके जो भी स्पेसिफिकेशन डेट में एग्जामिन है, अगर एग्जामिन करेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा फर्स्ट टाइम में ही कि भाई ये क्रैक है यानी कि टूट चुका है तो इसको चेंज करो, ठीक। अगर इन द केस फर्स्ट टाइम में नज़र नहीं आता तो ये सेकेंड टाइम में हमें डेफिनेटली नज़र आएगा, सेकेंड टाइम में भी नज़र नहीं आता तो थर्ड टाइम तो डेफिनेटली आ ही जाएगा। तो हमें इसलिए वाइंडिंग रोप जो होती है वो स्पैनिंग रोप ही यूज किया जाता है, ठीक। और जो सिंपल प्लेन वाली रोप आती है इसमें आपको क्रैक का पता भी नहीं चलेगा, इन द केस क्रैक का पता भी चल गया तो आपके पास इतना कम समय रहेगा कि ये तुरंत टूट जाएगा, इसलिए हम लोग दिस वन स्पैनिंग रोप ही यूज करते हैं वाइंडिंग शाफ्ट में या पूरी माइंस में कहीं भी स्पैनिंग रोप ही यूज करते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है बातें करने में, मतलब किसी चीज़ को बताने में या फिर बात रखने में। तो पानी पी रहा था मैं। ओके, हम लोग रोप के बारे में देखें कि नॉन स्पैनिंग रोप कहीं भी यूज नहीं होगा और दूसरी स्प्लैश वाइंडिंग रोप भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। स्प्लैश रोप इन द केस ऑफ वाइंडिंग प्रोसेस में हम लोग यूज नहीं करेंगे। स्प्लाइस रोप मतलब आप समझा, स्प्लाइस्ड रोप SPLICED SPLICED स्प्लैट मतलब जोड़ना होता है या फिर टूटा हुआ रोप क्रैक हो जाने के, मान लीजिए कोई रोप टूटा हुआ फिर से उसको हम लोग ज्वाइंट कर दे तो वैसे रोप को भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओके, एक रोप होता है बेंट रोप यानी कि बेंट, ये तो टूटा हुआ यानी कि जोड़ा हुआ, उसके बाद बेंट रोप। अगर कोई भी रोप बेंट रोप यानी कि कोई भी रोप अगर बेंट किया हुआ है, सपोज दैट आप कोई वायर ले लीजिए उसको आप ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे मोड़ देते हैं, उसके बाद अगर आप उसको फिर से सीधा करके देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको जो स्ट्रेट रहती है वो डैमेज करती है, तो उस केस में भी वैसा रोप आपको यूज करना नहीं है। अगर कोई भी बेंट रोप जरा सा भी इधर उधर है या फिर जरा सा भी अपनी स्ट्रेट लाइन को खो देती है तो वैसे रोप को यूज नहीं करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा शाफ्ट है या ड्रम्स है उसमें जो लेयर घाट जो बनी रहती है ना, लेयर, मान लीजिए ये हमारा शाफ्ट है और इसमें लेयर बनी है एक रोप की लपेटने के लिए, ऐसे 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 दिस, तो लेयर बाय लेयर यहाँ वाइंडिंग होते रहे रोप। इन द केस अगर कोई रोप यहाँ पे ऐसे बेंड है तो ये अपना जो पोजीशन है ऐसे छोड़ के आगे की पोजीशन ले सकता है या फिर ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए कहीं भी वाइंडिंग रोप में हम लोग ऐसे बेंड रोप को यूज नहीं करते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो स्पैनिंग रोप नॉन स्पैनिंग रोप होता है वो कहीं यूज नहीं किया जाता है। जब तक आप चीज़ों को अपनी आंखों से देखेंगे नहीं तब तक आपकी बातें नहीं समझ सकते हैं। कितनों भी मैं अगर प्रैक्टिकली बोर्ड पे बता दूं डायग्राम के सहारे फिर भी नहीं, तो अगर आप कहीं जाते हैं माइंस में अंडरग्राउंड या फिर ओपन कास्ट में भी रोप की यूज़ होती है तो वहाँ देखिएगा कि रोप का पहले समझिए कि रोप बनता कैसे है। माइंस में जो रोप यूज़ होती है, सपोज दैट ये एक हमारा रोप है,
मतलब एक स्टील स्टील वायर है या फिर रोप है, एक स्टील वायर, ये सिंपल सा जो भी डायमीटर है एक स्टील वायर है, ठीक। फिर हम एक और स्टील वायर रखते हैं, फिर एक और स्टील वायर लेंगे, फिर एक और स्टील वायर लेंगे, और फिर ये स्टील वायर एक और लेंगे। 7 स्ट्रैंड का ले लेते हैं, 3 3 6 एंड ये 7, ठीक। अब 7 स्ट्रैंड की ये स्टील वायर है, ठीक। इसको आप ऐसे ही यूज करो एज ए सिंपल में, तो कहीं ना कहीं ये तुरंत क्रैक कर जाएगी और लोड कैपेसिटी इसकी कम रहेगी। बट यही रोप को आप क्या करो कि बांध दो, मतलब बांधने का टाइप अगर देखा जाए तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे घूम घूम के सर्कल टाइप में, जिसको बोलते हैं ठेठ दांत में गांठ लगा दो। तो ये रोप क्या हो गया, एक बांधने का तरीका, एक बीच में जो स्टैंड रोप रहेगा, कोर रोप बोलेंगे इसको, और इसी के ऊपर में सब घूम घूम के ऐसे बांधा जाता है। तो ये हमारा परफेक्ट रोप हो गया जो कि माइंस में यूज करेंगे। और ये एक रोप हो गया, ठीक, ये 1 पीस हो गया। इसी तरह फिर स्ट्रेन हम लोग 7 स्ट्रेन का यूज करते हैं, जिसमें कि ये एक तो पहला बांधा हुआ रोप, इसके बावजूद भी जो 7 स्ट्रेन है उसमें एक मिडिल कोड का ये रहेगा, और इसके ऊपर सबको लपेटा हुआ बांधा हुआ रहेगा। तो ये रोप हम लोग यूज करते हैं माइंस में। हम लोग रोप की क्लास जरूर देखेंगे, डीजे देशमुख। चलिए आगे वाली पॉइंट देखते हैं। कोई भी रोप का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहे वो 10 मतलब 10 नॉट लेस देन 10 टाइम्स रहे। कोई भी रोप की जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहे नॉट लेस देन 10 टाइम्स रहे, ठीक है। मतलब किसी भी रोप का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहे वो 10 टाइम्स से कम नहीं होना चाहिए, 10 गुना से कम नहीं होना चाहिए। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये क्या होता है, जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ रोप होता है उसके बाद जो लोड करके हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं उसी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिवाइडेड बाय ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप डिवाइडेड बाय मैक्सिमम स्टैटिक लोड। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द रोप निकालने का तरीका आप ऐसे समझिए, अगर ये रोप है, ठीक है, तो कहता है यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ द रोप, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप, यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रोप, ये रोप कितना वेट देंगे कि इसमें टूटने का संभावना है। साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है लैब में, वो अदर डजंट मैटर, बट ऐसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो इसकी लोड कैपेसिटी है उसके बाद जो हम लोग लोड देंगे, दोनों की जो रेशियो रहेगी उसी को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहेंगे। मान लीजिए इसकी लोड 2 kg है, सपोज डैट ये स्ट्रेंथ है इसकी सहने की 2 kg, ठीक, और हमने लोड दे दिया 3 kg, तो ऑब्वियसली ये टूट जाएगी, ठीक ना। तो कैसे, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो 2 kg का ही है। ओके, इसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया। मैंने बताया था स्पेयर वाइंडिंग, हाँ सॉरी, एक और पॉइंट इसमें है कि स्पेयर वाइंडिंग रोप। स्पेयर वाइंडिंग रोप, स्पेयर मतलब समझे, स्पेयर मतलब कोई भी सामान एक्स्ट्रा अपने घर पे रखना या इन्वेंट्री करना, तो हमेशा एक रोप हमारा स्पेयर में होना चाहिए, एक पूरी सेट ऑफ वाइंडिंग रोप होनी चाहिए। वो किस लिए, इन द केस अगर मैं भी एग्जामिन के दरमियान या फिर किसी केस में कोई शाफ्ट की या केज की रोप टूट जाए तो एक एक्स्ट्रा हमारे पास है दिस वन, तो इसको हम वहाँ लगा सकते हैं, और फिर दूसरी स्पेयर रखने के लिए हम लोग टाइम मिल जाएगा खरीदने के, तो हम लोग खरीद के फिर दूसरी स्पेयर रख देंगे।
आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपके पास फोर व्हीलर है, इन द केस आप कहीं सफ़र पे जा रहे हैं और फोर व्हीलर की जो एक चक्का होती है वो मतलब पंचर हो गई या फिर खराब हो गई, तो आप क्या करेंगे? आपके पीछे एज ए टैंक डिक्की में एक एक्स्ट्रा स्टेपनी रहता है ना, तो वो स्टेपनी ना करके हमें इसमें स्पेयर वाइंडिंग रोप कहते हैं। वही चीज़ यहाँ भी है, स्टेपनी के तौर पे हम लोग वाइंडिंग रोप एक एक्स्ट्रा रखते हैं, इजीली काम बन जाता है। ये वीडियो काफ़ी लंबा जाएगी, आई थिंक इसमें 1 घंटे तक लग जाएगा, क्योंकि बहुत लंबी रेगुलेशन है, बहुत सारा पॉइंट है। अब आते हैं वाइंडिंग रोप की स्पेसिफिकेशन में। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, किस चीज़ से बनी हुई है। तो आप अगर मोबाइल लेते हैं तो सारी डिटेल्स देखते हैं ना, कि कैमरा की क्या मेगापिक्सल कितनी है, क्या इसमें बैटरीज की कैपेसिटी है, और डिस्प्ले साइज क्या है, चार्जिंग पॉइंट इसका क्या है, कैसे वर्क करेगी, ये सारा चीज़ स्पेसिफिकेशन, यानी कि उसकी जो हिंदी में बात करें तो अच्छाई बोल सकते हैं, या फिर उसकी जो गुडनेस है, वो चीज़ सेम इट इज़ यहाँ भी रोप की जो सारी चीज़ होती है, ये स्पेसिफिकेशन जितनी भी रोप का डिटेल्स है वो सारा होना चाहिए हमारे पास। और एक कॉपी बॉन्ड पेज बुक में वो सारे स्पेसिफिकेशन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, और कितने कितने समय में एग्जामिन होता है, और कब की बनी हुई है, किस चीज़ के बने हुए, कौन कंपनी बनाई हुई, ये सब सारा डाटा डिटेल्स होना चाहिए एक बॉन्ड पेज बुक में। और उसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कॉम्पिटेंट पर्सन की, पहला तो साइन कॉम्पिटेंट पर्सन की, और कॉन्ट्रैक्ट साइन मैनेजर की भी होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद जो कहता है कि अगर स्पेयर में रखी गई रोप या भी कोई भी रोप, हम लोग उसको एग्जामिन कैसे करेंगे कि ये भाई रोप की लाइफ है, या फिर रोप की जो भी टेन्यूर है वर्किंग का वो कितनी होगी। तो उसके लिए हम लोग करते हैं कि जो रोप होती है, वाइंडिंग रोप या फिर रोप, उसको एटलीस्ट 3 मीटर कटिंग कर देते हैं, और लैब में जाके हम लोग टेस्ट करते हैं कि गुड कंडीशन में है या नहीं। तो ये जो डाटा है 3 मीटर, ये उसी की बात कर रही है कि 3 मीटर कटिंग करके हम लोग टेस्ट लैब में जाके टेस्ट करते हैं कि क्या ये गुड कंडीशन में है, इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, मैं ज़रा इंक डाल लेता हूँ। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग लैब में भेजते हैं, और शायद अच्छा आगे देखते हैं, शायद क्या, आई थिंक 3 महीना के अंदर रिपोर्ट आ जाना चाहिए होता उस टेस्टिंग का। इन द केस इमरजेंसी में है तो आप फोन टेलीकम्युनिकेशन करके उसको डेट निर्धारित कर सकते हैं लैब को। उसके बाद मैंने बताया था नो बेंट वायर यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि मुड़ा हुआ वायर यूज़ नहीं करेंगे, मैंने ये पॉइंट ऑलरेडी बता चुका। उसके बाद जो रोप की जो लाइफ रहेगी वो 3.5 ईयर्स की रहेगी, 3.5 साल की रोप की लाइफ रहेगी। नो वाइंडिंग रोप विच हैज बीन यूज्ड फॉर मोर देन 3.5 years should be in वाइंडिंग पर्पस। ओके, ये 3.5 साल किसकी बात कर रही है, जो कि वाइंडिंग शाफ्ट में रोप यूज मतलब कंटिन्यू यूज हो रही है। अगर स्पेयर में मेरा
वाइंडिंग रोप अगर रखा हुआ है 2 साल से, और आप बोलेंगे कि 3.5 साल की इसकी एक्सपायरी आ जाती है, तो ये हमारा एक्सपायरी 2 साल नहीं होगी, क्योंकि ये यूज हमने नहीं किया, इसको हमने स्पेयर पे रखा है। तो पॉइंट यहाँ नोटिस कीजिएगा कि जो रनिंग रोप होती है उसकी लाइफ 3.5 साल की होती है। ओके, मतलब 3.5 साल के अंदर आपको दूसरी रोप इंस्टॉल या नई रोप लगा लेनी है। तो इसको आप लाइफ बोल बता सकते हैं, या फिर रेगुलेशन में लिखा होगा कि नो वाइंडिंग रोप्स विल बी यूज्ड विद इन 3.5 ईयर, ऐसे करके सेंटेंस लिखा होगा। इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं ये दिस वन, व्हाइट मेटल्स रिकेपिंग। व्हाइट मेटल्स रिकेपिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग रोप को रिकेपिंग करते हैं। जस्ट 1 मिनट, गले में एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से पानी पी लेता हूँ मैं। तो हम लोग रिकेपिंग में बात कर रहे थे। तो रिकेपिंग के लिए एक ये जो है व्हाइट मेटल रिकेपिंग मतलब एक तरह का डिवाइस है, या फिर आप बोल सकते हैं एक तरह का प्रोसेस है जिसमें जो वायर रहती है उसको हम लोग रिकेपिंग करते हैं। रिकेपिंग मीन्स इट टू से दैट कि रोप को हम लोग बांधना, या फिर रोप को मतलब एक एक छोर को दूसरे छोर से अटैच करना, इसको हम लोग रिकेपिंग कह सकते हैं। तो रिकेपिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो हम लोग अब देखेंगे। इससे पहले, प्रोसेस देखने से पहले एक पॉइंट इधर मैंने लिखा है, व्हाइट मेटल यूज्ड फॉर रिकेपिंग। जो व्हाइट मेटल जो रिकेपिंग का प्रोसेस होता है उसमें हम लोग व्हाइट मेटल ही यूज करते हैं। व्हाइट मेटल क्या, एक एक टूल्स है जो कि व्हाइट मेटल्स की बनी हुई रहती है। ये इस तरह की रहती है, यानी कि अगर कोई भी रोप बारीकी से खुला खुला है, ऐसे खुला हुआ है, स्टैंड इसका खुला हुआ है, तो ये इस तरह का प्रोसेस है कि ये खुद रिकेप करके, ये टूल्स है, इसको रोटेट करके या जो भी इसका प्रोसेसिंग है, ये ऐसे बांधता है कि एक ही, ये सारे स्ट्रैंड अलग अलग है ना, तो इसको एक कर देता है, ये मोटा बना के इसको स्ट्रैंड एक कर देता है यहाँ से रिकेप करके। ठीक है, और ये व्हाइट मेटल की बनी हुई रहती है। उसके बाद जो सॉकेट होता है, इसको पूरी को सॉकेट कहेंगे। सॉकेट इधर शायद दिखाई नहीं दे रही होगी, तो मैं इधर लिख देता हूँ सॉकेट। सॉकेट, ठीक। जो सॉकेट होता है वो 6 गुना बड़ा साइज होगा किसका, डायमीटर ऑफ रोप। अब जो डायमीटर ऑफ रोप होता है उसमें कहा गया है कि 6.5 गुना बड़ा होना चाहिए सॉकेट का। ये जो साइज है, ये 6.5 गुना बड़ा होना चाहिए सॉकेट का। यानी कि जो रोप होती है, ये मान लीजिए ये 26 mm की रोप है, रस्सी है 26 mm की, 26 mm डाया की ये रस्सी है, तो इसका 6 गुना होना चाहिए, 6.5 गुना 6.5x होना चाहिए ये सॉकेट। ठीक। इन द केस अगर जो डाया होती है रोप की 26 mm से ज़्यादा है, तो फिर आपको सॉकेट कितना रखना है, 7.1 टाइम्स डाया ऑफ द रोप, मतलब 7.1 टाइम्स ज़्यादा आपको रखना है कि इसका डाया ऑफ रोप का। मान लीजिए 26 से ज़्यादा है तो 7 टाइम्स ये सॉकेट आपको रखना है। ओके, और 26 से कम है तो इतना में रखना है, और 26 से ज़्यादा है तो इतना टाइम्स आपको ज़्यादा रखना है। ठीक।
इसके बाद एक पॉइंट है फ्रिक्शन वाइंडर। फ्रिक्शन वाइंडर जो हम लोग यूज करेंगे, उसमें जो रिकेपिंग की जाएगी वो प्रत्येक 6 मंथ में रिकेपिंग की जाएगी, ठीक। और रिकेपिंग करने के लिए जो, मान लीजिए ये एक रोप है जो कि फ्रिक्शन वाइंडर में यूज हो रही है, ठीक है। इसको हमको रिकेपिंग करनी है, यानी कि इसको ऐसे करके सिंगल सिंगल लाइन में हम लोग देखते हैं, इसको ऐसे करके रिकेपिंग करके यहाँ से कुछ बांधते हैं, ठीक है। यहाँ व्हाइट मेटल लगी रहेगी और एक रोप इधर से आके यहाँ से व्हाइट मेटल लग के रिकेपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रिकेपिंग होती है, तो इससे पहले जो एंडिंग रहता है वायर की, ये जो यहाँ से यहाँ एंडिंग है, यहाँ से कम 2 मीटर कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ से जो वायर रहती है, यहाँ से आपको रिकेपिंग करनी होगी या फिर रिकेपिंग करते हैं, ठीक है। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद रिकेपिंग करने का प्रोसेस क्या होता है। रिकेपिंग करने का जो बकेट है या फिर व्हाइट मेटल है, वो रिकेपिंग करने से पहले 100 डिग्री तक उसको हीट चाहिए, मतलब 100 डिग्री एज ए टेम्परेचर उसको दे देना चाहिए। उसके बाद जो सॉकेट में जो भी व्हाइट मेटल्स यूज करेंगे, उसकी जो टेम्परेचर होगी या फिर उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, उसकी नहीं, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, उसकी जो टेम्परेचर होगी वो 363 डिग्री की होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए। उसके बाद जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 300 डिग्री की टेम्परेचर होनी चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट 300 रखी गई है। और ये जो सॉकेट है, वो सॉकेट रिकेपिंग करने से पहले ये सॉकेट को हीट कर लेना है। आप कैसे भी हीट करें, हीट कर लेना। यही चीज़ 3 पॉइंट इसमें रिकेपिंग के टाइम बताई गई है। मेल्टिंग पॉइंट इसकी 300, सॉकेट को पहले हीट कर लेना। उसके बाद जो टेम्परेचर रहेगी वो 363 डिग्री तक ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी रिकेपिंग करने के टाइम। हीट का यूज़ क्यों यहाँ रखा गया है। हीट का, आप किसी भी लोहे को, कोई भी स्ट्रक्चर तब तक नहीं दे सकते जब तक वो मेल्टिंग पॉइंट को टच ना कर जाए या फिर उसमें हीट ना रह जाए। हीट फॉर व्हाट, हीट फॉर ऑल्सो कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसको कहेंगे, एज ए किसी सब्सटेंस का एक ऐसा टेम्परेचर लिमिट रखा गया है, लिमिट होता है जिसमें उस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक मेल्ट यानी कि पिघल जाएगी। उसी को तो मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। 8, 9, 10 में हम लोग पढ़े थे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो किसी भी रोप को रिकेपिंग करते हैं, व्हाइट मेटल रिकेपिंग, तो यही प्रोसेस है। पहले इस बकेट को या फिर इस सॉकेट को आप हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट 350 डिग्री सेल्सियस रखना है। उसके बाद जो यहाँ की जो टेम्परेचर होगी वो 363 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट सारी बातें हमने रख दी है। अब चलिए रेगुलेशन देखते हैं। रेगुलेशन की पॉइंट्स क्या कहती है। काफ़ी ज़्यादा समय लग गया इसमें, आई थिंक 35 मिनट से ज़्यादा लग गया होगा। इसमें और समय लगेगा आपको। वाइंडिंग रोप का टाइप्स मैंने बताया नहीं, स्पैनिंग कितनी होती है ये तो हल्की सी झलक बताया था। फिर कौन सा रोप किसके लिए, गाइड रोप क्या होता है या फिर वाइंडिंग रोप क्या होता है, सॉफ्ट सिंकिंग रोप क्या होता है, सब में अलग अलग बातें होती है। इसकी लगभग 4 चैप्टर, पूरी जो फ्रिक्शन वाइंडर है या फिर वाइंडिंग सिंकिंग वाइंडिंग शाफ्ट, इसकी 4 से 5 चैप्टर पूरी केज के बारे में रखी गई है, जो कि डीजे देशमुख की बुक में आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट में। 85 वाइंडिंग रोप ETC। नो रोप, बार, लिंक, चेन और अदर अटैचमेंट टू द केज और other means of conveyance shall be used unless good quality and manufacturer is free from any visible defect, adequate calculated strength। मतलब कोई भी रोप, बार या चेन्स
चेन रोप से जितने रिलेटेड थिंग्स होती है हम लोग तब तक यूज़ नहीं करेंगे जब तक कि वो बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग से बना हुआ ना हो या फिर बढ़िया नहीं हो। तो हम लोग तब तक यूज़ नहीं करेंगे जब तक कि वो गुड क्वालिटी की ना हो। ओके, उसके बाद कहता है कि प्रोवाइडेड द चीफ इंस्पेक्टर में बाय एन ऑर्डर एंड रिटर्न प्रोविजन ऑफ द एनी टाइप्स ऑफ द और अगर किसी क्वालिटी को लेके कोई भी बात या इशू आती है तो चीफ इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या कहेंगे, उसके आदेश से ही हम लोग आगे की क्वालिटी या फिर जो भी है उसको डन करते हैं। या फिर आप ऐसे इसको समझिए कि कोई भी कंपनी को आप चीफ इंस्पेक्टर अगर अप्रूव कर चुका है तो समझ लीजिए वो गुड एंड बेस्ट क्वालिटी ही होगा, तभी तो चीफ इंस्पेक्टर उस कंपनी को अप्रूव किया हुआ है। फिर भी ये इंस्पेक्शन होती रहती है। ओके, इसके बाद उसी में सेकंड पॉइंट कहता है अटैचमेंट बिटवीन द रोप एंड केज और अदर मींस ऑफ कन्वेंस सच टाइप्स ऑफ मेंटेन एंड सच ए मैनर ऑबिवेट एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन। अटैचमेंट ऑफ द रोप या भी रोप से जो भी चीज़ हमें बांधनी होती है तो वो ऐसी ऐसी तरीके से बांधे कि एक्सीडेंट ना हो। In case of doubt at the fitness of any rope, bar, link, chain or other attachment at the instant it shall be referred और किसी भी वाइंडिंग रोप या वाइंडिंग रोप के टूल्स जितने भी होते हैं, आपको किसी भी प्रकार का डाउट लगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है होगी कि चीफ इंस्पेक्टर को बताएं और चीफ इंस्पेक्टर द्वारा जो भी आदेश है उसे पालन करें। इसके बाद कहता है सेकेंड पॉइंट एक्सेप्ट इन सिंकिंग शाफ्ट नॉट लेस देन 30 मीटर डीप एवरी वाइंडिंग रोप इज सॉल्वेंट कोल डाउन रेशन। सेकेंड पॉइंट यही है कि सिंकिंग शाफ्ट को छोड़ के अगर किसी शाफ्ट की डीप लेस देन 30 मीटर है तो कोल्ड ड्राउन स्टील वायर का ही यूज़ करेंगे। इसी में सब रेगुलेशन दिया हुआ है इन एनी शाफ्ट इंक्लूडिंग शाफ्ट कोर्स बीइंग संक वेट पर्सन और लोअर एंड रेजिन नो रोप स्पैनिंग रोप। हाँ, इसी में कहता है कि नॉन स्पैनिंग रोप हम लोग यूज़ नहीं करेंगे जहाँ शाफ्ट की खुदाई चल रही हो या फिर शाफ्ट में टूल्स और मैन पावर आना जाना कर रहे हो। उसके बाद कहता है नो रोप विच हैज़ बीन बी स्प्लाइड शॉल बी यूज्ड फॉर वाइंडिंग प्रोसेस। और वाइंडिंग प्रोसेस में स्प्लाइस रोप को यूज़ करना ही नहीं है। मतलब 3 पॉइंट आप गांठ बांध लीजिए कि नॉन स्पैनिंग यूज़ नहीं होगा और स्प्लाइनिंग यूज़ नहीं होगा वाइंडिंग प्रोसेस में, और 30 मीटर से कम डिप्थ है तो कोल्ड ड्राउन स्टील वायर ही यूज़ होगा। इसके बाद कहता है सब्जेक्ट टू सच ए एक्सेप्शन as may be granted by the chief inspector written on the in condition of the specific nor of the breaking load of the point less than 10 times of the maximum static load। यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो रोप की रहेगी वो 10 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए। और ऐसे केस में अगर किसी की भी कुछ दिक्कत आए तो चीफ इंस्पेक्टर आपके लिए हैं। At every mines where a shaft is used, lowering and raising person at least a spare winding rope suitable for use in such shaft shall be kept stored। मैंने बात रखा था ये स्पेयर में एक हमेशा वाइंडिंग रोप पूरी सेट रहनी चाहिए, तो वही पॉइंट इसमें बताया गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है फॉर एवरी रोप इंटेंड टू यूज सर्टिफिकेट शोइंग द ब्रेकिंग लॉस क्वालिटी कंट्रैक्शन डायमीटर हिस्ट्री ऑफ द यूजलेस रिकॉर्डेड शॉल बी डन बॉन्ड पेज बुक। हाँ, मैंने स्पेसिफिकेशन करके बताया था एक वर्ड कि इसमें आपको सारा डाटा मेंटेन करके लिखना है, हिस्ट्री भी लिखना है, कहाँ यूज़ हुआ, कैसे और क्या क्या इसमें जो एक्सीडेंट होती है उसको भी डाटा मिल जाए तो बढ़िया है। और स्पेसिफिकेशन सारे सारे रोप से रिलेटेड जो भी उसमें बातें हैं आपको लिखना है बॉन्ड पेज बुक में। एंड इसके बाद पॉइंट कहता है ऑल एंट्री में बी बुक रेफर साइन बाय द इंजीनियर एंड कंप्यूटर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट साइन भी डेटेड में। और उसी बॉन्ड पेज बुक में इंजीनियर की साइन होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर पर्सन की जो उसके लिए ऑथराइज पर्सन है, और मैनेजर की कॉन्ट्रैक्ट साइन होनी चाहिए।
एंट्री भी, अगर कोई हम रोप परचेस करते हैं, किस डेट में माइंस में आती है, एंट्री होती है, तो उसकी भी डाटा डिटेल्स वन पेज बुक में होनी चाहिए। इन द केस ऑफ रोप टेस्ट सर्टिफिकेट, amount of breaking load is not is a not less than 3 meter length in the bin cut up capacity test in laboratory। और अगर किसी रोप की हम लोग टेस्ट यूज लोड कैपेसिटी की टेस्ट यूज करेंगे, तो उसको आपको एटलीस्ट 3 मीटर तक कट करके 3 मीटर तक कट करके लैब में भेजना होता है, ताकि लोड कैपेसिटी पता चल सके। अगर कोई माइंस आपको रनिंग के लिए दी जाती है, या फिर कोई ऐसी माइंस, अंडरग्राउंड माइंस, जिसमें आप मैनेजर हो, आपको रनिंग करने के लिए दी जाती है, और कुछ मटेरियल, जैसे सपोज दैट वाइंडिंग मटेरियल में आपको रोप मंगवाना हो किसी अदर कंपनी से, या कोई ऐसी कंपनी जो चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित हो, तो आपने तो ये भरोसा कर लिया कि चीफ इंस्पेक्टर अनुमोदित किए हुए हैं, ठीक है, तो रोप की कंडीशन गुड एंड बेस्ट होगी। बट इन द केस ऐसी भी हो सकती है कि आज के टाइम पे किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो सारी जिम्मेवारी आपकी आएगी। तो वैसे केस में जब भी कोई हमारा डाउटफुल रहे रोप के बारे में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि 3 मीटर तक कटिंग करके लैब में टेस्टिंग के लिए भेज देंगे कि इसको आप सर्टिफिकेट या फिर ग्रांट सर्टिफिकेट दीजिए कि ये लोड कैपेसिटी 10 टाइम्स है या फिर कितनी है, या जो भी है, गुड एंड क्वालिटी बेस्ट है या नहीं, आप सर्टिफिकेट बना के दीजिए, तब हम उसको यूज़ करेंगे। ये लैब में टेस्टिंग होगी, ठीक। अगर इन द केस कुछ भी बातें आई, तो आप जाइए कंपनी को कर दीजिए, उसने आपको गलत सामान दिया है, तो किसी पे भी आंख बंद करके आज के टाइम पे भरोसा नहीं करेंगे। इन द केस अगर कोई एक्सीडेंट होगी, तो फिर आप पे ही कार्रवाई होगी, आप ही जिम्मेवार होंगे कि आपने टेस्ट क्यों नहीं करा, या फिर मतलब माइंस, पूरी जो माइंस होती है ना, वो एज ए प्रैक्टिकली चलती है। इसमें कोई भी सेंटेंस सटीक नहीं कही जा सकती है कि ये चीज़ होना ही चाहिए या होगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि जान और माल की हानि ना हो। ऐसे जान और माल की हानि ना हो, ऐसे कंडीशन में आपको प्रोडक्शन करनी होती है। ओके, इसके बाद जो पॉइंट है आगे की, वो कहती है कि no winding rope has been used more than 3.5 years shall be used for winding purpose। हाँ, वो जो टेस्ट जो हम लोग करवाएंगे लेबोरेटरी में, ये गवर्नमेंट की लेबोरेटरी होनी चाहिए, कोई प्राइवेट या निजी संस्था नहीं होनी चाहिए। और कहता है कि लाइफलाइन दिया हुआ है रोप की, जो कि 3.5 years होगी, और ये वर्किंग कंडीशन में होगी, ना कि स्पेयर में, ठीक है। इसके बाद कहता है एवरी एप्लीकेशन परमिशन ऑफ एवरीथिंग हाफ ईयर्स, वही चीज लिखी गई है। द सर्टिफिकेट रेफर्स टू द सी रिलेटेड पीस ऑफ द रोप कट ऑफ मोर देन 3 months पीरियड डेट ऑफ एप्लीकेशन। 3 महीने के अंदर सर्टिफिकेट आपको मतलब एग्जामिन करा लेना है, जो 3 मीटर हम लोग काट के रेगुलेटरी में भेजें। इसके बाद कहता है इफ द रीजनल इंस्पेक्टर ओपिनियन ऑफ द रोप बिकम्स द अनसेफ, ये सब तो अगर पीरियड अगर इन द केस रीजनल इंस्पेक्टर को लगे कि 3.5 ईयर्स से कम है इसकी लाइफ, तो वो आपको जो डायरेक्शन देंगे या फिर जो बात रखेंगे, उसको आपको फॉलो करना है। इसके बाद इसके बाद जो हमने फिफ्थ पॉइंट लिखा है, नो मोड ऑफ टाइप ऑफ केपिंग शैल बी यूज्ड फेल्स विद रिटर्न लोड कैपेसिटी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो बात रखी गई है वायर की, वो 10 टाइम्स लोड कैपेसिटी के स्टैटिक लोड कैपेसिटी के तहत रखी गई है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन दी 10 टाइम्स होनी चाहिए। द केबल और राउंड ऑफ दिस विल बी अटैच्ड बाय द रिवेट्स पासिंग थ्रू द रोप। केबल और राउंड रोप shall not be attached to the rope by rivet। रिवेट एक टूल्स है, ठीक ना। तो रिवेट का यूज यहाँ क्या कह गया है कि केबल ऑफ राउंड रोप shall be not attached with the rivet
पासिंग थ्रू द रोप मतलब जो केपल केपल मीन्स आप कैसे समझाऊं? केपल मीन्स मतलब सेंटेंस कहने का मतलब है कि जो केपल्स राउंड रोप रहेगी उसमें रिबट नहीं होनी चाहिए। मतलब रिबट को आप एज ए लोकल लैंग्वेज में समझा जाए कि मान लीजिए ये दो पेज है, ये इस पेज को हम बांध करके मान ली अटैच करना है तो इसे बांध करके हम लोग अटैच कर सकते हैं। बट अगर इस पेज को अगर हम लोग शॉर्टकट में अगर बांध अटैचमेंट करना तो आप क्या करेंगे, एक स्टेपलर मार देंगे, ठीक। तो वही रिवर्ट्स हो गया। यहाँ कहने का मतलब वही चीज यहाँ रिवर्ट्स हो गया कि रिवर्ट ना करके मतलब रिवर्ट नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ बातें रखी गई है। उसके बाद नो बेंट बैंक वायर टाइप ऑफ केबल यूज, कोई मुड़ा हुआ वायर यूज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद कहता है वाइट मेटल्स, जो मैंने बताया था ये वाइट मेटल्स के बारे में कि वाइट मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी वो 300 मीटर से एग्जिट नहीं होनी चाहिए। और जब हम लोग पोअर कर रहे हैं सॉकेट में तो ये 360 डिग्री से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सॉकेट को पहले आपको 100 डिग्री तक हीट कर लेने चाहिए। एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर के अलावा छोड़ के एवरी रोप शॉल बी रिकेप्ड वंस एटलीस्ट एवरी 6 मंथ। रिकेपिंग करना है एवरी रोप को एक्सेप्ट इन फ्रिक्शन वाइंडर। इसको छोड़ के मतलब सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बता दिया होगा, तो ये जो ये एक्सेप्ट मतलब फ्रिक्शन वाइंडर को छोड़ के जो रोप की रिकेपिंग होगी वो प्रत्येक 6 मंथ में होगी। और रिकेपिंग के लिए आपको टेस्ट भी करना है। दो रिकेपिंग करने के टाइम जो एंडिंग होती है वो 2 मीटर तक कटिंग करके उसके बाद एंडिंग से आपको यहाँ से ये फेस हो गया, यहाँ से आपको रिकेपिंग करना है। यही 6 पॉइंट कहता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है द रिकेपिंग शॉल बी रोप कैरिड अंडर द सुपरविजन ऑफ इंजीनियर कंपटीटर पर्सन एंड। और जब रिकेपिंग होगी मतलब तार को जोड़ना या अटैचमेंट करना तो वो किसी कंपटीटर पर्सन या फिर इंजीनियर के देखरेख में होगी। ओके, द रेगुलेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट ऑफ 85। नाउ नेक्स्ट रेगुलेशन इज 86 सस्पेंशन गियर। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग सस्पेंशन गियर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।